नंबर गुड नंबर मॉर्निंग। अपनी जगह वो स्क्रीन पे आते रहेंगे। ताकि सर मेरे लिए हाईलाइट था इस बार जो Q3 में प्री सेल्स बुकिंग का आंकड़ा आया, मेरे ख्याल से अब तक का सेकंड हाईएस्ट है, 2510 करोड़ रुपए, जबकि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन शायद 2100 करोड़ रुपए के आसपास थे। कौन से प्रोजेक्ट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? और त्यागी सर, ये क्या सिर्फ लग्जरी सुपर लग्जरी के ही जलवे चल रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो पिछले क्वार्टर, आशीष जी, जो हमारी 2500 करोड़ की सेल थी, हाँ। उसमें 1500 करोड़ तो एक हमने नया लॉन्च किया था यहाँ पर डीएलएफ गोल्फ कोर्स रोड पर, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स का, जिसका टिकट साइज तकरीबन 5.5 करोड़ से 9 करोड़ तक का था। तो अबाउट 300 यूनिट्स थी, सो दोज वर ऑल सोल्ड आउट। और उसके अलावा 500 करोड़ आया, एक हमने पंचकुला में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसका अगेन टिकट साइज बिटवीन 2 से 3.5 करोड़ तक का था, और वो भी बहुत अच्छा चला। और उसके अलावा बाकी जो है वो इन्वेंट्री थी, इंक्लूडिंग जो कुछ कैमिलियाज हमने बेचे, जिसे आप सुपर लग्जरी कह सकते हैं, क्योंकि उनका टिकट साइज ऑब्वियसली बहुत हाई होता है। बट अदरवाइज ये मतलब अगर आप देखिए तो 2-2.5 करोड़ से लेके तकरीबन 10 करोड़ तक के टिकट साइज में अधिकांश सेल हो रही है। बढ़िया सेल्स हो रही है, वो प्री सेल्स के आंकड़े त्यागी सर कंफर्टेबल। तो फिर जब इस साल ऑलरेडी 9 महीने में 6600 करोड़ की आपने प्री सेल्स अपडेट दिया है, फिर भी स्ट्रीट में सब, क्योंकि आप FY23 के लिए पूरे साल के लिए गाइड कर रहे हो 8000 करोड़ रुपए के आसपास, तो कई लोग कह रहे हैं आप ज्यादा कंजर्वेटिव हो रहे हो। ज्यादातर ब्रोकरेज तो आप कह रही हैं आप इजीली सरपास कर जाओगे अपनी गाइडेंस को। क्या आंकड़े अब आप एंटिसिपेट कर रहे हो? अब तो हम इस नए फोर्थ क्वार्टर के मिडवे को पार कर चुके हैं ताकि सर, इस क्वार्टर के लिए किस तरह का मूड माहौल है, किस तरह की प्री सेल्स अब तक रिपोर्ट हुई है, और ये 8000 आसानी से सरपास होने की तैयारी कर लूं क्या? आप कंजर्वेटिवली गाइड कर रहे हो क्या? नहीं, देखिए, तो ये जब 8,000 करोड़ का हमने आंकड़ा दिया था गाइडेंस का, वो साल की शुरुआत में दिया था, फ्रेंकली, और हम जनरली साल में रिवाइज नहीं करते अपनी गाइडेंस। आई थिंक ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आशीष जी, कि कोई जिसे कहते हैं फोर्स मेजोर इवेंट हो जाए, उसके अलावा 8,000 का करोड़ का आंकड़ा होपफुली बहुत ही कंफर्टेबली हम लोग को ब्रीच कर देना चाहिए। कितना, मेरे ख्याल से और होपफुली 4-1 हफ्ते में आई थिंक उसका उसका एक क्लैरिटी आ जाएगी। बट आई मीन मैं ही मानता हूं कि 8,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो होपफुली एक कंफर्टेबल मार्जिन से बीट होना चाहिए। जानते हैं आशीष, 8,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा, और आई थिंक दिल्ली एनसीआर का मार्केट इतना इस वक्त कहीं ना कहीं ब्लश कर रहा है कि पूछिए मत। मतलब मुझे 15-17 साल हो गए दिल्ली एनसीआर मार्केट में रहते हुए। ये रेट्स, और आप संडे सैटरडे का टाइम्स ऑफ इंडिया उठा के देख लीजिए, एक बार के लिए हिल जाएगा बाशिंदा कि गुरु दिल्ली एनसीआर में भी ये रेट है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे रेट्स मैंने नहीं देखे। और त्यागी सर के चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो यही बयां कर रही है। आपको याद है नहीं, सर ने क्या बोला? आप जो आप डिस्क्राइब कर रहे हैं उस पर थी। अभी त्यागी सर ने क्या बोला आपको याद होगा? त्यागी सर से हमारी 3 या 6 महीने पहले बात हुई थी, हम इसी में बात कर रहे थे, इंडिपेंडेंट फ्लोर। आपने पूछा था ये, हाँ, ये एग्जैक्टली बात हुई थी, देखा ना। अच्छा सर, एक बताइए कि अब मुझे याद है अच्छी तरीके से, द ग्रोव जब आपने लॉन्च किया था, आई मीन कुछ ही दिनों में अगर आप देखें पूरा का पूरा बिक भी गया था। अभी तीनों कैटेगरी बताइए, आई मीन प्रीमियम कैटेगरी, लग्जरी प्रोजेक्ट्स, मिड प्रोजेक्ट्स और कॉमर्शियल, तीनों में रुझान कैसा है? और स्पेशली पिछले 3 महीने में जब रेट्स में एक इजाफा हुआ है, EMIs में अगर आप देखें इजाफा हुआ है, किसी सेगमेंट में क्या कुछ स्लो डाउन विजिबल है क्या आपको? नहीं, तो वीरेंद्र जी, ऑनेस्टली मैं आपको रेंज बताऊं कि कैमिलिया, जिसका टिकट साइज पता नहीं 35 करोड़ प्लस है, नॉर्मल लग्जरी जैसे ग्रोव था, जिसका टिकट साइज 7 से 9 करोड़ के बीच में है, और जो सॉर्ट ऑफ जिसे कहते हैं आप थोड़ा उसके नीचे मान लीजिए, चाहे पंचकुला हो चाहे न्यू गुड़गांव हो, जहां टिकट साइज 1.5-2 करोड़ से लेकर 3-3.5 करोड़ तक है। ये तीनों सेगमेंट्स इक्वल स्पीड से चल रहे हैं, और तीनों में अपने अपने मतलब रफ्तार के मुकाबले कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इंटरेस्ट जो दरें थी वो 6.5 से पहुंच के 9 पहुंच गई हैं, उसके बावजूद इम्पैक्ट नहीं पड़ा है इस पे। सो फ्रेंकली आई थिंक अब आप तो ऑलमोस्ट 2 साल, 2.25 साल हो गए हैं इस अप साइकिल को, बट लगता यह है कि अभी जो ये प्री सेल्स का साइकिल है ये स्ट्रॉन्ग चल रहा है। कॉमर्शियल, जहां तक आपने बात की, तो कॉमर्शियल हम लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट्स सेल के लिए हमने निकाले नहीं है, छोटे प्रोजेक्ट्स निकाले हैं, बट कॉमर्शियल लीजिंग
रिटेल में और ऑफिसेज में दोनों में स्ट्रेंथन हो गया है। रिटेल तो खैर एक तरह से बिल्कुल जिसे कहते हैं वी कर्व हुआ है अपना, कि उसका तो बाउंस बैक बहुत ही शानदार हुआ है। ऑफिसेज में जरूर थोड़ा सा लंबा चला कोविड का जो आफ्टर इफेक्ट थे, जो प्रभाव थे, लेकिन लास्ट 9 to 12 महीने में वो भी हर हालत में इंप्रूव हो रहा है। हमारे जो वैकेंसी लेवल्स थे कमर्शियल ऑफिसेज के, जो कि पीक ऑफ कोविड में 15-16% तक पहुंच गए थे, वो वापस अब 10% पे आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि होपफुली और 6 महीने में वापस वो 6-7% जो हमारा कन्वेंशनल हुआ करता था वहां तक पहुंच जाने चाहिए। सो ऑनेस्टली इस समय एक बहुत ही सेकुलर सॉर्ट ऑफ डिमांड अपसाइकिल हम लोग देख रहे हैं, और ऐसा बहुत कम होता है, बट टचवुड अभी लगता है कि हम एक सॉर्ट ऑफ जैसे कहते हैं अंग्रेजी में एक वर्चुअस साइकिल के बीच में है। वर्चुअस। अच्छा, फिर वो क्वेश्चन, ये बात सही है, रेंटल रेवेन्यूज आपके हाईएस्ट एवर पहुंचते हुए नजर आए 1360-1365 करोड़ रुपए के आसपास। त्यागी सर, ये रन रेट कंटिन्यू होगा क्या? आप ये अब प्री कोविड से अब इस समय वो रीएडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं, उसका फायदा मिला होगा, लेकिन इस समय स्थिति हो रही है कि वो ग्लोबल लेऑफ्स की बात, वीकनेस की बात, वो उसका कुछ इंपैक्ट विजिबल होना शुरू हुआ है क्या, या उससे कोई अभी फर्क नहीं पड़ा? तो देखिए ऐसा है कि रेजिडेंशियल और रिटेल में तो डेफिनेटली कोई फर्क नहीं है। ऑफिस लीजिंग में अभी तक फर्क नहीं है, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ एक अंदेशा है इस बात का कि अगर ये जो ग्लोबल जो जिस तरह से रिट्रेंचमेंट्स हो रहे हैं या स्लो डाउन हो रहे हैं, शायद थोड़ा इम्पैक्ट हो। लेकिन जैसे हमने अभी हाल ही में यहाँ गुड़गांव में 2 प्रोजेक्ट्स कमीशन किए, डाउनटाउन कहते हैं उस बड़े प्रोजेक्ट को, उसकी 2 बिल्डिंगें दोनों पूरी पीलीज हो गई। हम एक चेन्नई में बना रहे हैं तकरीबन 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट का, वो पूरा पीलीज मतलब हो गया है। हम डाउनटाउन गुड़गांव का अगला फेज बनाना शुरू कर दिया है, उसका पीलीजिंग शुरू हो गया है। सो द फैक्ट इज कि भले ही कहीं कहीं थोड़े बम्प्स ऑन द रोड हों, लेकिन ओवरऑल जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके लिए भारत का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो आई थिंक बरकरार ही नहीं, मैं मानता हूं कि कोविड के दौरान शायद और स्ट्रेंथन हो गया है। एंड सो मे बी देयर विल बी फेजेस बीच में 6-8 महीने के, जब हो सकता है थोड़ा स्लो डाउन आए, बट आई थिंक ओवरऑल साइकिल डेफिनेटली स्ट्रेंथन कर रही है। अब देखिए, रही बात है कि क्या ये साइकिल सस्टेन करेगी, एटलीस्ट मीडियम टर्म में सस्टेन करनी चाहिए, अनलेस कोविड जैसा कोई बिल्कुल ही, जिस चीज की आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा इवेंट हो जाए ग्लोबली, वो और बात है। बट अदरवाइज, और अब देखिए इवन ग्लोबली भी जो बाकी इकोनॉमीज हैं, आई थिंक यूके के अलावा बाकी इकोनॉमीज जो है वो ग्रेजुअली आर ऑन सम फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट नाउ। एंड देखते हैं अगले होपफुली 3 to 6 मंथ्स में ये साइकिल अगर और स्ट्रेंथन करती है देन ये है। बट रेजिडेंशियल तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है, इसमें दो राय होनी चाहिए। ओके अच्छा सर, एक और चीज़, ये मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी? इस बार थोड़े से मार्जिन्स डिप हुए हैं, कंफर्टेबल जोन मार्जिन्स का क्या रहेगा, और कॉस्ट प्रेशर देखते हुए। और एक और चीज़ है, एक इशू चल रहा था आपका नोएडा अथॉरिटी के साथ रिगार्डिंग दैट डीएलएफ मॉल, पेमेंट ऑफ 235 करोड़, वो सेटल हो गया क्या सर, या फिर वो अभी ओपन है? तो उसके लिए हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमने केस फाइल कर दिया है, रिट फाइल कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल वो डिमांड स्टे कर दी है और अब वो सुनेगी अपना उस पूरे मुद्दे को। लेकिन जस्ट मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि जब ये कंपनसेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 में फाइनली एजुकेट किया था, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली उस ऑर्डर में लिखा था कि ये कंपनसेशन जो है, जो मुआवजा है लैंड ओनर्स को, ये नोएडा अथॉरिटी को देना है, न कि डीएलएफ को। ये बात बड़ी क्लियरली लिखी हुई है। और बट इसके बावजूद ये कदम उठाया गया है और हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और वहां पे हमें स्टे मिल गया है, और देखते हैं वो उसकी ट्रेजेक्टरी आगे कैसे होती है, क्योंकि सब जुडिस है, इसलिए जाहिर है मैं बियॉन्ड दैट उसके बात नहीं करना चाहूंगा। बट हम मानते हैं कि हम लीगली बेहद स्ट्रॉन्ग, जिसे कहते हैं, पिच पे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारा स्टैंड अपहोल्ड किया है अपने जजमेंट में, जो इस साल के 2022 की शुरुआत में आया था। चलिए, बढ़िया रहा ये क्वार्टर, बढ़िया मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट, हम बढ़िया विशेष साइकिल में हैं जिसमें अच्छे मूव्स कंटिन्यूएशन दिखाते हुए शायद नजर आए। ताकि सर, ये आजकल दिल्ली में बहुत भूकंप के झटकों की खबरें आती हैं, वीरू बार बार स्टूडियो से भाग जाते हैं, आप इन्हें कॉन्फिडेंस दिला दो कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी है कि इस तरह के झटके विथस्टैंड कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। तो देखिए ऐसा है कि जो मतलब मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन जो हमारी जो जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं अब, वो सब जोन 5 की कंप्लायंट है। दिल्ली एक्चुअली जोन 4 में आता है, लेकिन हम उसके एक जोन ज्यादा की स्ट्रेंथ की बिल्डिंगें बना रहे हैं अब। तो ऑनेस्टली हम मानते हैं कि होपफुली जो नॉर्मल भूकंप जो दिल्ली के क्षेत्र में आते हैं, उसके लिए हमारी बिल्डिंगें जो है
डेफिनेटली दे कैन हैंडल इट। इनफैक्ट लास्ट 10 साल में भी अगर आप देखें, कई बार भूकंप के झटके दिल्ली में महसूस हुए, चाहे वो उसका एपिसेंटर उत्तराखंड रहा हो, चाहे अफगानिस्तान रहा हो, बट फ्रैंकली कभी भी हमारी बिल्डिंगों में कोई, और मैं ये हमारी नहीं, मैं मानता हूँ कि अधिकांश जो मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, वो जो बिल्डिंग बना रहे हैं, दे आर यूजिंग द बेस्ट टेक्नोलॉजी, द बेस्ट मटेरियल, द बेस्ट इंजीनियर्स, और होपफुली ऐसा हादसा होना नहीं चाहिए। जी चलिए त्यागी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई अगर आप देखें गुड़गांव का कंस्ट्रक्शन तो वैसे भी बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस मंत्रणा में बातचीत में शामिल हुए, सभी पहलुओं में बातचीत करी। बस आपसे बातचीत करके ये लगता है कि आशीष और मैं ही बुरे शहर में हैं, मतलब गलत शहर में हैं। दामों को देखकर हम ही गलत शहर में हैं। क्यों आशीष? अरे मुंबई वालों से तो ये बात तार छेड़ने का ही नहीं है। और भाई आजकल तो मुंबई का पॉल्यूशन दिल्ली ज्यादा हो गया है। हाँ ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और हम सबको एक्चुअली कफ वफ हो रहा है, रियलाइज कर रहे हैं वो टेम्परेचर के कारण नहीं, पॉल्यूशन के कारण हो रहा है, बढ़ रहा है। वाकई वीरू सही कह रहे हैं त्यागी सर। त्यागी सर थैंक यू सो मच, हमेशा मजा आता है आपसे बातचीत करके। नमस्कार। खुल जाते हैं इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, ब्यूटीफुली